आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई थी, जिसकी वजह से मेरी अच्छी खासी कमाई हो गई थी। मेरी अपनी दुकान थी जहां मैं खाने पीने की चीज़ें बनाया करती थी। दुकान का नाम दिव्या फूड कॉर्नर था। मेरी उम्र 25 साल हो चुकी है और मुझसे छोटी एक बहन है जिसकी उम्र 23 साल है। मेरी फैमिली में मैं और मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन है जिसका नाम सौम्या है और मेरा नाम दिव्या है। पापा की डेथ हुए कुछ समय हो गया है। उनकी गाड़ियाँ और बैग्स वगैरह के स्पेयर पार्ट्स की दुकान थी। उनके मरने के बाद हमारा कोई सहारा नहीं रहा, इसलिए मैंने ही हिम्मत की और पापा की दुकान को फूड कॉर्नर में बदल दिया। दरअसल मैंने कुकिंग कोर्सेज कर रखे थे, इसलिए मुझे मालूम था कि लोगों को किस तरह का खाना पसंद आएगा और मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाया करती थी। मैंने फूड कॉर्नर की बुनियाद डाली और अब भगवान की कृपा से मेरी छोटी सी फूड कॉर्नर शॉप बहुत अच्छी चल रही थी। मैंने अपना हाथ बटाने के लिए मेल और फीमेल वर्कर्स भी रखे हुए थे। मैंने बस इंटर तक ही पढ़ाई की थी क्योंकि पढ़ाई में मेरी दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं थी, जबकि मेरी बहन सौम्या बीए कर रही थी। मैं दुकान पर दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक बैठती थी। आज संडे था इसलिए काफ़ी भीड़ थी। मैं 8 बजे फ्री हुई थी। अब मैं सोच रही थी कि घर चली जाती हूँ। जब मैं घर जा रही थी तो मेरी नज़र अचानक एक लड़की पर पड़ी जो एक लड़के के साथ बाइक पर बैठी हुई थी। वो लड़का अब बाइक स्टार्ट करके उस लड़की को ले जा चुका था, लेकिन जाने क्यों मुझे वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अपनी बहन सौम्या ही लगी थी। लेकिन मैं सोचने लगी मेरी बहन तो ऐसी नहीं है। वो तो घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलती। उसने तो कभी किसी लड़के से दोस्ती तक नहीं की थी, फिर किसी लड़के के साथ बाइक पर इस तरह कैसे घूम सकती है। खैर, जब मैं घर आई तो मम्मी से मालूम हुआ कि सौम्या घर पर नहीं है। मैं एकदम से ठिठक गई। मैंने पूछा कहाँ गई है, तो मम्मी कहने लगी अपनी सहेली के घर गई है। कॉलेज से कोई असाइनमेंट मिली थी, उसे बनाने गई है। ये सुनकर मैं सोच में पड़ गई और मेरे दिल में ये शक पैदा हो गया कि वो लड़की मेरी बहन सौम्या ही थी। मगर जब मैंने देखा कि सौम्या घर में अपने कॉलेज की सहेली मीरा के साथ दाखिल हो रही है और उसके हाथ में असाइनमेंट की फाइल भी है, तो फिर मुझे कुछ सुकून हुआ और मैंने सोचा कि जिस लड़की को मैंने एक लड़के के साथ बाइक पर देखा था वो कोई और ही होगी, मेरी बहन नहीं हो सकती। खैर, जब मैंने अपनी माँ को बताया कि आज बहुत कमाई हुई है, तो ये सुनकर मेरी मम्मी बहुत ही खुश हुई थीं और मुझे आशीर्वाद दिया कि भगवान की कृपा हो और तेरी दुकान खूब फले फूले। हम तीनों ने मिलकर खाना खाया और फिर कुछ काम निपटाने के बाद मैं सोने चली गई। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए जल्दी सोने के लिए चली गई। आज मैंने 5,000 रुपये कमाए थे। उनमें से 3,000 मम्मी को दिए और बाकी 2,000 रुपये मैंने अपनी अलमारी में रख दिए कि इससे घर के लिए कुछ सौदा वगैरह ले आऊँगी। यही सब सोचते हुए मैं नींद की वादियों में उतर गई थी। अगले दिन दुकान पर जाने से पहले मैं अपने कमरे में आई और अलमारी खोलकर पैसे उठाने लगी ताकि वापसी पर सौदा लेती आऊँगी। लेकिन मैं हैरान रह गई जब मैंने देखा कि मेरी अलमारी में सिर्फ 1,000 रुपये ही पड़े हुए थे, बाकी 1,000 रुपये गायब थे। मैं परेशान हो गई और सोच में पड़ गई। काफ़ी तलाश किया लेकिन 1,000 रुपये नहीं मिले। मुझे अच्छी तरह याद था कि यहाँ मैंने कल 2,000 रुपये ही रखे थे। फिर भला 1,000 रुपये कहाँ चले गए। पहला ख्याल आया कि मम्मी से पूछूं, लेकिन खुद ही इरादा बदल दिया कि मम्मी ने तो कभी मेरी दराज से पैसे नहीं निकाले थे। सौम्या से पूछा तो उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं पता। मैं हैरान और परेशान कि 1,000 रुपये आखिर कहाँ चले गए। फिर मैं वही बचे हुए 1,000 रुपये लेकर चली गई। वापसी पर सौदा लिया और घर आ गई। आज की कमाई 3,000 रुपये हुई थी। मम्मी को पैसे नहीं चाहिए थे, इसलिए उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया। यूँ मैंने वो 3,000 रुपये अलमारी में उसी जगह रख दिए। मगर अगले दिन जब मैं अलमारी खोलकर पैसे निकालने लगी तो वो 3,000 रुपये भी गायब पाए। अब तो ये रोज का रूटीन बन गया था। मम्मी और सौम्या से इस बारे में पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमें कुछ नहीं पता। मैं अब परेशान रहने लगी थी, आखिर पैसे कहाँ गायब हो जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि रोज रोज पैसे गायब होने की वजह से मेरा बहुत नुकसान हो रहा था। दुकान में सामान कम पड़ता जा रहा था। अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। फिर मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने सोचा कि पैसे सिर्फ रात को ही गायब होते हैं, मेरे सो जाने के बाद, क्योंकि रात तक तो पैसे दराज में ही होते हैं। मैंने फैसला किया आज मैं सारी रात जागती रहूंगी और फिर चेक करूंगी कि आखिर पैसे जाते कहाँ हैं, क्योंकि हकीकत पता चल जाएगी। वैसे मेरे घर में मेरी बहन या मम्मी के अलावा कोई नहीं था, लेकिन मैं इन दोनों पर ही शक नहीं कर सकती थी क्योंकि सौम्या को मैं बचपन से देखती आ रही थी। वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। और मम्मी भला मेरे पैसे क्यों उठाती, अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती तो वो मुझसे खुद ही मांग लेती थीं। फिर मैं इरादा करके लेट गई कि आज मैं पूरी रात जागूंगी। कमरे की लाइट बंद थी, सिर्फ नाइट बल्ब जल रहा था। इंतजार करते करते काफ़ी देर हो गई थी।
रात के लगभग 2 बजे कमरे में कोई आया और उसने मेरी दराज से पैसे निकाल लिए। उसे लग रहा था कि मैं सो रही हूँ, लेकिन मैं जाग रही थी और आने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि सौम्या ही थी। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं हैरान थी कि मेरी बहन को आखिर पैसे चोरी करने की और फिर मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। वो मुझसे पैसे मांग कर तो देखती, मैं उसे खुशी खुशी पैसे दे देती। जब मैंने सौम्या से इस बारे में पूछा तो वो रोने लगी और फिर उसने सब कुछ सच बता दिया कि वो अपने कॉलेज के एक लड़के से, जो कि उसका सीनियर है, उससे प्यार करती है और वो लड़का भी उससे प्यार करता है, मगर वो लड़का बहुत गरीब है और बीमार रहता है। अपने इलाज के लिए उसे पैसों की ज़रूरत है। उस लड़के का संबंध एक गरीब खानदान से है, इसलिए कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा। सौम्या ने कहा कि मैं इस हाल में उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। इसीलिए सौम्या चुपके से उसकी मदद करने के लिए रातों को मेरे सोने के बाद मेरी अलमारी से पैसे चुराकर अपने दोस्त को दे देती थी। पहले वो चाहकर भी मुझे सच्चाई नहीं बता सकती थी, क्योंकि मैं लड़कों के साथ दोस्ती और प्यार मोहब्बत के सख्त खिलाफ थी। वो डर रही थी कि अगर मुझे पता चल गया तो कहीं मैं उसका घर से बाहर निकलना बंद ना कर दूं, या हो सकता है गुस्से में कहीं उसकी दूसरी जगह शादी ही ना कर दूं। अब मुझे सारा मामला समझ आ गया था। सौम्या उस लड़के से शादी करना चाहती थी। मैंने सौम्या को समझाया कि ये ख्याल दिल से निकाल दो, वो बहुत गरीब लड़का है, वो अपना इलाज तक नहीं करवा सकता, फिर भला तुम्हारा ध्यान कैसे रखेगा। और मम्मी भी नहीं मानेंगी, और मैं तुम्हारी शादी किसी ऐसे इंसान से नहीं करूँगी जो तुम्हें ज़िंदगी की खुशियाँ ऐशो आराम न दे सके। लेकिन सौम्या पर मोहब्बत का भूत सवार था। वो मेरे आगे रोने लगी। मैंने उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रही हूँ। बीए पूरा होने के बाद मम्मी को सौम्या की शादी की चिंता सताने लगी थी। वो पहले मेरी शादी करना चाहती थीं, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया था कि मैं अभी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने अपना एक रेस्टोरेंट खोलना था। ये मेरा सपना था, इसलिए फ़िलहाल शादी का इरादा नहीं था। मगर मैंने मम्मी से बोल दिया कि पहले सौम्या की शादी कर देते हैं। मैं बहुत ज़िद्दी थी और मेरी ज़िद के आगे मम्मी को हथियार डालना ही पड़े। वो कहने लगी, अगर तुम्हारी नज़र में कोई सौम्या के लिए रिश्ता है तो बताओ। मेरे दिमाग में हितेश का ही ध्यान आया था, जिससे सौम्या मोहब्बत करती थी। जब सौम्या की शादी के लिए मैंने लड़के वालों को अपने घर बुलाया तो मम्मी को वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। लड़का इकलौता था और उसकी 3 छोटी बहनें थीं। मुझे हितेश की बहनें पसंद नहीं आई थीं, बहुत ही घमंडी टाइप की लग रही थीं। इसके अलावा वो लोग बहुत ही थर्ड क्लास थे। उनके बोलने चालने के अंदाज में बिल्कुल भी सभ्यता नहीं थी। उनके मुकाबले हमारा घराना बहुत अच्छा था। लड़का एक स्कूल और कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था। उसके पापा किराए की दुकान पर बैठते थे, जहां वो मशीनों के पुर्जे वगैरह बेचते थे। मम्मी ने उनके सामने तो यही कह दिया कि कुछ दिन बाद सोच कर जवाब देंगे, लेकिन उनके जाने के बाद मुझसे कहने लगी कि सौम्या की शादी ऐसे लोगों में नहीं करेंगे, तुम कोई और लड़का अच्छा सा देखो जिसका परिवार छोटा हो और लड़का अच्छा खाता पीता हो। मम्मी का इनकार सुनकर मैं बेबसी से सौम्या की तरफ देखने लगी, जो आंसू बहाते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगी थी। मम्मी ने चौंक कर सौम्या को देखा और उसे रोककर उससे पूछने लगी, सौम्या यहीं रुको और मुझे बताओ तुम क्यों रो रही हो। ये सुनकर मैं घबरा गई कि कहीं वो सच न बता दे, लेकिन भगवान की कृपा हुई कि सौम्या ने खुद ही बात संभाल ली और कहा, मम्मी एक समय था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, हमारे हालात भी ठीक नहीं थे। आप ऐसे शब्द न बोलें कि हमारा भगवान हमसे नाराज हो जाए। आज उसने हमें इस काबिल बना दिया है कि हमारे पास पैसे हैं और हम अच्छा खाते पीते हैं, लेकिन जो हमसे कम है हमें उनके लिए इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। सौम्या की बात मम्मी के दिल पर लगी थी और फिर मेरे समझाने पर भी मम्मी मान गईं। फिर हितेश के घर वालों के लिए मम्मी ने हाँ कर दी। इस तरह कुछ मामले निपटाने के बाद शादी 2 महीने के बाद तय पाई गई। सच कहूँ तो मैं भी शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। मैं सौम्या से बार बार कह रही थी कि एक बार फिर सोच लो, लेकिन उसका एक ही जवाब था कि अगर मैंने शादी करनी है तो हितेश से ही करनी है। मैं अपनी सोचों में गुम थी जब एक लड़का, जो मुझसे उम्र में बड़ा था, वो मेरे इर्द गिर्द घूमकर खाने का ऑर्डर देने लगा। ये लड़का, जिसका नाम बेहान था, अक्सर ही मेरी दुकान से खाना लेने आ जाता था और फिर मेरे खाने की बहुत ही तारीफ करता था। आज जब मैं उसे उसका ऑर्डर पैक करके देने लगी तो वो मुझसे पूछने लगा, क्या आपकी मंगनी हो गई है। उसके सवाल पर मैं पहले तो हैरान हुई और फिर जवाब दिया कि अभी मैं सिंगल हूँ। ये सुनकर न जाने क्यों उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और फिर वो पैसे देकर चला गया। अब हम लोग सौम्या की शादी की तैयारियां कर रहे थे। शादी के दिन करीब आ चुके थे।
और फिर बहुत ही प्यार के साथ और बहुत सारा दहेज देकर मैंने और मम्मी ने सौम्या को विदा कर दिया। उसके जाने के बाद घर में उदासी सी महसूस हो रही थी। शादी के 15 दिन बाद जब सौम्या घर आई तो उसके चेहरे पर काफ़ी परेशानी थी। जब मैंने उससे उसकी परेशानी की वजह पूछी तो उसने मुझे पहले तो कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर बाद में कहने लगी, दीदी मुझे कुछ पैसे चाहिए। हितेश अपना कारोबार करना चाहते हैं और जिसकी बुनियाद डालने के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर मैं खुश हुई कि चलो अच्छा है, हितेश का कारोबार शुरू होगा, फिर उसके हालात भी अच्छे हो जाएंगे। जब मैंने सौम्या से हितेश के कारोबार की पूरी जानकारी पूछी तो उसने इनकार में सर हिला दिया कि मुझे इस कारोबार के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो अपने दोस्त के साथ कारोबार शुरू कर रहा है। मैंने सौम्या को पैसे दे दिए और वो घर चली गई। अब तो रोज़ ही ऐसा होने लगा था। जब भी सौम्या घर आती तो परेशान परेशान सी लगती और मुझसे पैसे मांगने लगती। कहती हितेश ने मांगे हैं अपने कारोबार के लिए। हर बार ऐसा ही होने लगा था। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। अब तक सौम्या मुझसे लगभग 1.5 लाख रुपये ले चुकी थी। बात पैसों की नहीं थी, मगर हितेश डायरेक्ट मुझसे बात करता तो मैं इससे भी ज़्यादा उसे पैसे दे देती। लेकिन वो मेरी बहन के हाथ संदेश भिजवाकर पैसे मंगवाता था, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। काफ़ी समय से मेरी हितेश से मुलाकात भी नहीं हुई थी। मैं कॉल पर हितेश से बात करना चाहती थी, लेकिन सौम्या ने मना कर दिया। कहने लगी, अगर आप हितेश से कुछ पूछेंगी तो उसको बुरा लगेगा, इसलिए मैं हितेश से बात करने का इरादा मैंने छोड़ दिया। लेकिन मुझे लगने लगा था कि हितेश से बात करना ज़रूरी है कि आखिर वो कौन सा कारोबार शुरू कर रहा है और उसे अब और कितने पैसों की ज़रूरत है। मैं यही सोच रही थी कि जब अचानक दुकान पर हितेश आ गया। दुकान के बाहरी साइड पर बड़ी सी खिड़की थी। यहीं पर सब कस्टमर आकर खाने का ऑर्डर देते थे। हितेश वहीं आया और कहने लगा, सौम्या को आपके हाथ का खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने सोचा कि उसके लिए बर्गर, बिरयानी और शाही पनीर वगैरह ले चलता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और हितेश का हालचाल जानने के बाद मैंने उससे पूछा, तुम्हारा कारोबार कैसा जा रहा है? और पैसों की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर हितेश मुझे हैरत से देखने लगा और बोला, मैं तो कोई बिजनेस नहीं कर रहा। आपको तो पता है कि मैं एक स्कूल में टीचर हूँ और 10वीं क्लास तक के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ। हितेश की बात सुनकर मैं हैरत से हितेश की तरफ देखने लगी। फिर पूछा, तुम कोई बिजनेस नहीं कर रहे? उसने नाम में सिर हिला दिया, जबकि मैं हैरान हो गई थी। मैंने खाना पैक करके उसे दे दिया। वो पैसे भी देने लगा तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि वो सौम्या का पति था और सौम्या मेरी छोटी बहन थी। मैं उससे पैसे कैसे ले सकती थी? लेकिन फिर भी हितेश ने ज़बरदस्ती मेरे कॉर्नर पर पैसे रख दिए और चला गया। अब मैं सच में परेशान हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मेरी बहन ज़रूर कुछ ना कुछ गलत कर रही है, जिस तरह उसने पहले किया था। पैसे चोरी करके हितेश के इलाज पर लगाए थे। अब सौम्या से बात करना बहुत ज़रूरी हो गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं सौम्या से सख्ती से बात करूंगी। मुझे ये बात हरगिज पसंद नहीं थी कि सौम्या मुझसे झूठ बोले। उस समय तो सौम्या हितेश के लिए पैसे चोरी कर रही थी, मगर इस बार वो मुझसे झूठ बोलकर किसी और के लिए पैसे ले रही थी। मुझे समझ नहीं आया। मैंने सच्चाई जानने के लिए फ़ौरन अगले ही दिन उसे घर बुलाया और उससे सख्ती से पूछा। वो सर झुकाकर बोली, मेरी ननद सीमा को पैसों की ज़रूरत थी। उसकी एक दोस्त बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी। ये सुनकर मैं सोच में पड़ गई और फिर मैंने सौम्या को समझाया, तुम झूठ बोलकर पैसे मत लिया करो, सच बोलकर ले लिया करो, मैं कभी तुम्हें मना नहीं करूँगी। ये सुनकर वो मुस्कुरा दी थी। कुछ दिनों के बाद सौम्या ने अपनी ससुराल मुझे और मम्मी को दावत पर बुलाया। उनके घर जाकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि उसके घर ढंग की कोई भी चीज़ नहीं थी। दीवारों से प्लास्टर उखड़ रहा था, सफ़ेदी तक नहीं की गई थी। यहाँ तो बहुत ही गरीबी थी। मैंने सोचा मैं सौम्या की मदद कर दिया करूँगी, हर महीने उसे पैसे दे दूँगी ताकि उसका गुजारा अच्छा हो। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आगे क्या होने वाला था। एक दिन मैं दुकान पर थी जब बिहान का कॉल आया। उसने मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार किया और बोला कि मैं आपके घर अपनी फैमिली को लाना चाहता हूँ इस रिश्ते के लिए। मैं जाने क्यों इनकार न कर सकी। मुझे बिहान अच्छा लड़का लगता था। और फिर उसके घर वाले मम्मी से और मुझसे मिलने आए। बिहान पुलिस में एसपी था। रिश्ता पक्का हो गया और शादी 5 महीने बाद होना तय पाई गई। मैं बहुत खुश थी, लेकिन सारी खुशी उस समय गायब हो गई जब ये खबर सुनी कि हितेश को लास्ट स्टेज का कैंसर था। कैंसर की पहचान ही तब हो पाई थी जब उसके बचने के कोई चांसेस नहीं थे। हितेश के पास तो इलाज के पैसे भी नहीं थे। मैंने ही उसके इलाज पर पैसे लगाए थे। सौम्या का रोना मुझसे देखा नहीं जाता था। वो मेरे आगे हाथ जोड़ती, कहती, दीदी हितेश को बचा लें, वरना मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊंगी।
मैंने भी अपनी पूरी कोशिश की थी कि किसी तरह हितेश का इलाज हो जाए और वो बच जाए, मगर वही हुआ जो किस्मत में लिखा था। किस्मत का लिखा मैं बदल नहीं सकती थी। इलाज होने के बावजूद भी हितेश को मैं बचा नहीं पाई और उसकी मौत हो गई। सौम्या की शादी को अभी सिर्फ 8 महीने ही हुए थे कि वो विधवा हो गई। हितेश की इस मौत ने हमारी जैसे दुनिया ही बदल दी थी। 3 दिन तक सौम्या बेहोशी की हालत में रही। हम सब पर गम के पहाड़ टूट पड़े थे। मेरी बहन सौम्या की बहुत बुरी हालत थी। बड़ी मुश्किल से हमने उसको संभाला था। मैं सोच रही थी जैसे ही हितेश की मौत का मामला ठंडा होता है मैं उसे घर ले आऊंगी, लेकिन 3 महीने हो गए थे और मैं अब तक उसे घर नहीं ला पाई थी। वो बहुत जिद करती थी कि उसे हितेश के घर पर ही रहना है। वो हितेश का घर और हितेश का कमरा छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। मैं बेबस हो गई थी। सौम्या बहुत जिद्दी बन गई थी, हर बात पर जिद पर आ जाती थी। इसीलिए मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया और सोचा जब थोड़ा समय और गुजर जाएगा और सौम्या को सब्र आ जाएगा तो मैं उसे घर ले आऊंगी। इसी बीच मेरी बिहान से शादी की तारीख जो तय हुई थी वो आगे बढ़ गई थी। मैंने सोच लिया था जब तक मेरी बहन सौम्या डिप्रेशन से बाहर निकलकर नॉर्मल जिंदगी की तरफ नहीं आ जाती मैं शादी नहीं करूंगी। एक दिन मैं सौम्या के घर उससे मिलने गई तो दंग रह गई। उसका घर काफ़ी बदल गया था। दीवारों पर सफ़ेदी हो गई थी। घर में बड़ा बड़ा फर्नीचर आ गया था। बड़ा सा फ्रिज आ गया था। सोफे पड़ गए थे। दीवार पर एलसीडी भी सज गई थी। सौम्या के घर का रंग ढंग देखकर मैं हैरान थी कि इन लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आए। अब तो उन्होंने घर में 2-2 नौकरानियां भी रख ली थीं। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था। क्या ये वही लोग हैं जिनके पास ना फर्नीचर था, ना ही घर में फ्रिज और ना ही कोई नौकर और ना ही खाने के अच्छे बर्तन। मैं जब सौम्या से मिली तो दंग रह गई क्योंकि वो बहुत ही कमज़ोर लग रही थी। आंखों के आसपास काले गड्ढे नजर आ रहे थे। रंगत भी पीली पड़ गई थी। मैं अचानक ही रोने लगी कि मेरी बहन की किस्मत में ये दर्द क्यों लिखा था। वो कितनी बीमार लग रही थी। मैंने उसे कहा कि मेरे साथ घर चलो, पता नहीं तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा ध्यान रखते हैं या नहीं। मेरी बात सुनकर सौम्या ने मेरे साथ जाने से मना कर दिया। ये सुनकर मुझे अब उस पर गुस्सा आ गया और मैं उससे नाराज होकर घर चली आई। मैंने सोचा अब ना सौम्या से मिलने जाऊंगी और ना ही फ़ोन करूंगी। मैं कब से उसे मना रही हूँ कि घर आ जाओ, यहाँ पर हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, लेकिन सौम्या है कि जिद पर आई हुई है। मैं सौम्या से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। मैंने सोच लिया था मैं उसके घर तब तक नहीं जाऊंगी जब तक वो खुद ही फ़ोन नहीं करती और हमारे घर हमारे साथ रहने के लिए तैयार नहीं हो जाती। 1 महीना गुजर गया और मैं सौम्या से कोई कांटेक्ट नहीं कर पाई थी। एक दिन उसकी कॉल आई तो मैं मुस्कुरा दी कि लगता है उसकी अकल ठिकाने आ गई है। मैंने जब फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ कोई और था। वो सौम्या की नौकरानी थी। वो धीरे धीरे मुझे बताने लगी कि मैडम जी अपनी बहन को इन जालिमों से बचा कर ले जाएं। मैं हितेश साहब की तीनों बहनों की बातें चुपके से सुन चुकी हूँ। वो सौम्या मेम साहब को कहीं ले जाती हैं और उसके शरीर से कोई चीज़ निकाल कर बेच कर लाखों रुपये कमाती हैं, इसलिए उनके हालात बदल गए हैं। नौकरानी की बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। इस समय उसकी तीनों नंदें घर पर नहीं थीं। मैं भागती हुई सौम्या के घर पहुंची थी। वो अकेली ही थी। सास ससुर किसी शादी पर गए हुए थे और नंदें शॉपिंग पर गई थीं। मैंने सौम्या की कमज़ोर हालत देखी तो मुझे रोना आ गया। वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी। जब मैंने उससे सच्चाई पूछी तो वो बोली, दीदी मेरी नंदें बहुत लालची और जालिम हैं। पहले मेरी नंदें मुझे फोर्स करती थीं कि मैं आपसे पैसे मांगकर उनको दूं ताकि वो अपने शौक़ पूरे कर सकें। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम हितेश को तुम्हारे खिलाफ भड़का देंगे और तुम्हें इस घर से निकलवा देंगे। इसलिए मैं इसी डर से आपसे पैसे मांगती थी और झूठ बोलती थी कि हितेश ने पैसे मांगे हैं। हितेश के मरने के बाद ये तीनों मुझ पर जुल्म करने लगीं और कहा कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें हितेश के कमरे और इस घर से हमेशा के लिए निकाल देंगे। मैं हितेश के यादों के सहारे इस कमरे में ही रहना चाहती हूँ। इस कमरे में मुझे हितेश की खुशबू महसूस होती है। मुझे ऐसा लगता है कि हितेश इसी कमरे में मौजूद है। मैं हितेश की यादों के बिना नहीं रह सकती। मैं हितेश की यादों के बिना मर जाऊंगी। इसीलिए मैंने उन तीनों के आगे हथियार डाल दिए। वो जानती थीं कि मेरा खून बहुत ही कीमती है, इसीलिए उन्होंने अपनी अय्याशियों और शौक़ को पूरा करने के लिए मेरा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो मेरे जिस्म से खून की एक बोतल निकाल कर आगे किसी को दे देती हैं और कहती हैं, तेरी यही सज़ा है, तेरी ही वजह से हमारा भाई मर गया, क्योंकि तू मनहूस है, तेरे कदम मनहूस हैं। तेरे कदम घर में पड़ते ही हमारे घर में हमारा भाई बीमार पड़ गया और इस दुनिया से चला गया। अब कम से कम तू हमारे किसी काम तो आ सकती है। सौम्या रोते हुए बता रही थी जबकि मेरी रूह कांप गई थी। अब मुझे समझ आया क्यों इस घर के हालात बदल गए थे।
सौम्या ने बताया, इस सब में मेरे सास ससुर का कोई दोष नहीं है। वो अपने बेटे के गम से चूर हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। खैर, मैं जल्दी से सौम्या को अस्पताल ले गई। मैंने बिहान को अस्पताल बुला लिया था और उसे सब कुछ बता दिया। सौम्या का चेकअप के बाद फौरन खून का इंतजाम हुआ, जिसमें लाखों रुपये खर्च हो गए थे, क्योंकि उसका खून बहुत ही रेयर था। सारा पैसा बिहान ने ही लगाया था। सौम्या की तीनों ननंदों ने अपनी अय्याशियों को पूरा करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया था, वो नाजायज़ और बहुत बड़ा जुर्म था। बिहान ने फौरन अदालत के जरिए उन तीनों बहनों के अरेस्ट वारंट जारी करवा दिए। उन तीनों बहनों को जेल में डाल दिया गया था और उन्हें 10 साल की कैद सुनाई गई थी। मैं सौम्या को घर ले आई थी और उसका बहुत ध्यान रखती थी। धीरे धीरे सौम्या जिंदगी की तरफ लौट रही थी, लेकिन अभी तो हमारी ज़िंदगी में कुछ और तूफान आना बाकी था। एक दिन मैं सौम्या को सूप पिला रही थी कि किसी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने बिहान खड़ा था और उसके पीछे हितेश को देखकर मेरी चीख निकल गई थी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। हितेश तो मर चुका था, फिर भला ये जिंदा कैसे हो गया? मुझसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। बिहान ने मुझे एक तरफ किया और अंदर आ गया। सौम्या भी हितेश को अपने सामने देखकर आंखें फाड़े उसे देख रही थी। शायद वो उसे अपना बहम समझ रही थी, क्योंकि वो हर पल हितेश को याद करती थी और उसकी याद में तड़पा करती थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो धीरे से चलती हुई हितेश के पास आई और उसे छूकर महसूस किया। जब उसे विश्वास हो गया कि हितेश जिंदा है, तो वो उससे लिपट गई और चीखें मार मार कर रोने लगी थी। जब मुझे कुछ होश आया तो मैंने बिहान से पूछा, बिहान ये सब क्या है? हितेश तो मर चुका था, इसे तो कैंसर था, फिर भला ये जिंदा कैसे हो गया? फिर बिहान ने मुझे सारी सच्चाई बताई कि हितेश की तीनों बहनों को जेल में डालने के बाद पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली थी, जहां बेसमेंट में हितेश बहुत ही खराब हालत में मिला था। हम इसे अस्पताल लेकर गए। वहां 8 दिन तक इसका इलाज चलता रहा। बाद में जब इसकी बहनों से पूछताछ हुई तो उन्होंने सारी सच्चाई बता दी। उन्होंने बताया, जब तक भाई सौम्या के ढाल बने रहते तब तक हम सौम्या का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, इसलिए हितेश को रास्ते से हटाना जरूरी था और इसीलिए हमने हितेश को बंधक बनाकर बेसमेंट में डाल दिया और डॉक्टर से कहकर उन्होंने कैंसर की झूठी रिपोर्ट बनवाई थी। पहले हितेश को बेहोशी की हालत में सबके सामने मरा हुआ घोषित कर दिया था और जब उसका अंतिम संस्कार होने वाला था तो उसे चालाकी के साथ चिता से हटा दिया गया था और खाली चिता जला दी गई थी और फिर सौम्या के खून का इस्तेमाल करने लगे और पैसे कमाने लगी थीं। कुछ ही देर में हितेश के माँ बाप भी आ गए थे। बिहान ने दोनों को फ़ोन करके बुला लिया था। अपने बेटे को देखकर वो भी हैरान हुए थे और खुश भी हुए थे, लेकिन जब सच्चाई पता चली तो दोनों ही रोने लगे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी सगी बेटियां उनके बेटे के साथ इतना घिनौना काम कर सकती हैं। उन्होंने बिहान से कह दिया कि जो मेरी बेटियों की सज़ा बनती है उन्हें ज़रूर दिलवाएं। उन्होंने मेरे बेटे के साथ बहुत ही गलत किया है। हितेश भी अपने माँ बाप के गले लगकर रो रहा था। सौम्या और हितेश एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। मैं भी बिहान की शुक्रगुजार थी जिसने मेरा इतना साथ दिया था। साथ ही साथ मैं खुश थी कि इन तीनों बहनों को उनके किए की सज़ा मिल गई थी। आज मुझे समझ आ गया था कि इंसान को कभी अपने शौक़ और अय्याशियों के लिए कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। अपने शौक़ पूरे करना ही है तो मेहनत करो, खुद पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। हमें हमेशा दूसरों की इज्जत करनी चाहिए। सौम्या अपने सास ससुर और हितेश के साथ अब बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है। मेरी शादी भी बिहान के साथ हो गई है। बिहान भी बहुत ही अच्छा पति साबित हुआ। उसने मेरा बहुत ध्यान रखा और मुझे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी को लेकर अपनी राय ज़रूर दिया करें दोस्तों, जिससे कि हमें पता चले कि आपको हमारी कहानी पसंद आती है या नहीं। डेली एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।